प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान कर रहे हैं और इस बीच पीएम मोदी की 33 साल पुरानी एक तस्वीर सामने आई है, जब मोदी राष्ट्रव्यापी एकता यात्रा की शुरुआत के मौके पर इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे थे। इस तस्वीर में पीएम विवेकानंद की प्रतिमा की परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। यह देखिए, यही वो तस्वीर है। आज 33 साल बाद पीएम मोदी फिर इसी जगह पर हैं। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की यह साधना कल खत्म होगी। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक 33 साल पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां परिक्रमा की थी। 11 दिसंबर 1991 की यह तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रॉक मेमोरियल में साधना करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए, तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले पूजा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद मेडिटेशन ध्यान साधना अपनी शुरू की है। और तीसरी तस्वीर आप देखेंगे, सबसे पहले सुबह उठ करके सूर्य को जल अर्पित करके उन्होंने सूर्य नमस्कार किया है। और देखिए, आपको हम 24 कैमरे से 24 तस्वीरें जो सामने आई है कन्याकुमारी की, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री जब कन्याकुमारी पहुंचे तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की है और उसके बाद सूर्य नमस्कार किया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का रुख किया, वहां पर वो साधना में लीन नजर आ रहे हैं। ये 24 कैमरे से 24 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 45 घंटे की ध्यान साधना में इस वक्त मग्न है। कन्याकुमारी के विवेकानंद राय मेमोरियल के ध्यान मंडपम में पीएम मोदी का ध्यान योग जारी है। पीएम मोदी 1 जून तक ध्यान योग में लीन रहेंगे। पीएम उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। 75 दिनों की लंबी चुनावी प्रक्रिया के बाद कल शाम जब चुनाव प्रचार का शोर थमा तो वो कन्याकुमारी पहुंचे और ध्यान योग प्रारंभ किया। पीएम मोदी 45 घंटे के ध्यान योग के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इस दौरान वे सिर्फ तरल आहार लेंगे। इस तरल आहार में नारियल पानी और अंगूर का रस शामिल है। पीएम मोदी कल पंजाब के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की आखिरी जनसभा के बाद कन्याकुमारी पहुंचे। पीएम सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी दक्षिण भारतीय पारंपरिक वस्त्र पहने हुए थे और नंगे पांव हाथ जोड़े हुए मंदिर के अंदर पहुंचे। मंदिर में मौजूद पुजारियों ने पीएम को विधिवत पूजा कराई। वो शाम की आरती में शामिल हुए। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया, रामकृष्ण परमहंस को पुष्पांजलि दी और फिर ध्यान मंडपम में ध्यान योग में लीन हो गए, जो अनवरत जारी है। और हमारे सहयोगी विपिन चौबे कन्याकुमारी में ही मौजूद हैं। देखिए उनकी एक खास रिपोर्ट। तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जहां पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो मौन धारण करके ध्यान कर रहे हैं। ये सेंटर अपने आप में कई बड़े संदेश देता है। तमिलनाडु वैसे भी भारत का दक्षिणी शोर है और यहाँ पर संस्कृति, सभ्यताएं सब कुछ आपस में आकर मिलती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि ये समंदर का किनारा है, लेकिन ये समंदर आम समंदर नहीं है जैसा आमतौर पर बड़े शहरों में आपको मिलता है। चेन्नई में मिलता है, आपको बंगाल में मिलेगा, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ये समंदर का भी संगम है, जैसा कि इलाहाबाद में आपको देखने को मिलता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं। उसी तरह से समंदर के भी 3 रंग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। पहला मटमैला रंग नजर आएगा, दूसरा थोड़ा नीला और उसके बगल में आप चलेंगे तो हरा पानी नजर आएगा। ये तीनों समंदरों का मिलन यहाँ पर होता है, यानी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों समंदर आपस में आकर मिल जाते हैं। इसीलिए तमिलनाडु को संस्कृति और सभ्यताओं के मिलन का केंद्र भी कहा जाता है। यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान योग पर सियासी घमासान भी जारी है। विपक्ष ने पीएम मोदी के ध्यान की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसे भारतीय संस्कृति का विरोध बता रहे हैं। विजुअल्स देखे, मतलब 8-10 कैमरा तो मिनिमम लेके गए होंगे। हम हाथ जोड़ के कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान की तो आपको आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति भैंस मंगलसूत्र से मुजरा तक बोल चुका, उसको ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन कैमरा मुखी ध्यान व्यवधान उत्पन्न करता है। मैं तो अब लेकिन ये मानता हूं, बीते 10-12 वर्षों में उनको देखते हुए
कि कुछ बहुत ही जरूरी कार्य को छोड़ करके प्रधानमंत्री जी मूलतः कैमरा मुखी हैं और कैमरा के अधीन हैं। ये कौन सा ध्यान है? राजनीति में विपक्ष के लोग इतने बेचैन हैं कि लगता है कि योग और ध्यान के प्रति तो घृणा है ही है, साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर अगर किया जा रहा हो और वैसे सवाल पर कोई आलोचना का स्वर हो तो यह निश्चित रूप से देश की पुरातन परंपरा और देश की जो हमारी पूंजी है योग और ध्यान, इस पर वैचारिक हमला करने वाले निश्चित रूप से राजनीति में ऐसे लोग हैं जो केवल आलोचना के लिए जाने जाते हैं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में भी नहीं। पीएम मोदी के मेडिटेशन पर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान आपको सुनाते हैं। ये भी उनके प्रचार का एक नया तरीका है। अगर प्रधानमंत्री को जाना था तो मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मेरी इत्तला है कि बाकायदा वहाँ पे मीडिया के लिए अलहदा से जगह तय की गई है, वहाँ पर मीडिया मौजूद रहेगा। क्या मीडिया की मौजूदगी में मेडिटेशन हो सकता है? दुनिया का कोई भी आदमी किसी की मौजूदगी में मेडिटेट नहीं कर सकता। ये तो अकेले में किया जाता है, तन्हाई में किया जाता है। आपके सामने सैकड़ों मीडिया के लोग खड़े हैं, आप कैसे मेडिटेट करेंगे? ये संभव ही नहीं है। अपने देश में कोई सनातनी को ध्यान लगाने के लिए विपक्ष के परमिशन की ज़रूरत है। अब प्रधानमंत्री कोई मीडिया लेकर नहीं जाते, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या मीडिया को बैन कर दिया जाए? मीडिया की आज़ादी ख़त्म कर दिया जाए? क्या विपक्ष में रहकर भी ये विपक्ष के लोग इमरजेंसी लगाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ध्यान में गए हैं, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश न करो विपक्षी। पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान योग में लीन है। पीएम मोदी इस ध्यान के जरिए देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, विपिन चौबे की रिपोर्ट आप देखिए। 45 घंटे का पूरा प्रवास है, 16 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अगले 30 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में उनको रहना है। इस 30 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री इसी तरह से ध्यानमग्न रहेंगे, मौन धारण किए हुए हैं, किसी से मिलना नहीं है उनको और इसके साथ सिर्फ 45 घंटे में वो तरल पदार्थ का सेवन करेंगे। तो ये पूरा वो कार्यक्रम रहने वाला है और प्रधानमंत्री कल जब दोपहर में उनका मौन टूटेगा और उनका ध्यान खत्म होगा तो संत तिरुवल्लुवर की जो मूर्ति आपको साफ तौर पर नजर आ रही है, इन्हें दक्षिण का कबीर कहा जाता है, इनका पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री का साफ तौर पर संकल्प है कि देश को विकसित भारत बनाना है और एक और संदेश जो प्रधानमंत्री का हर जेस्चर में छिपा होता है कि पूरा देश एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक वो एक ही संदेश देना चाहते हैं। उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, काशी से लोकसभा सांसद है और दक्षिण में आकर ध्यान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। तो हम पॉलिटिक्स करते हैं ना, जब राजनीति में आते हैं, राजनीति में धर्म को और राजनीति को एक जगह नहीं लाना चाहिए, उसको अलग अलग करना चाहिए। एक धर्म का आदमी तुम्हारे साथ हो सकता है, दूसरे धर्म का आदमी तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। इसीलिए ये धर्म के भावनाओं को चुनाव से, वोट से जोड़ना ये गलत है और इलेक्शन कमीशन खुद ये कही है और उन्होंने खुद गए हैं कन्याकुमारी में जाके बैठ के ये जो करने का नाटक कर रहे हैं। इससे अब 2000, 4000 कितने पुलिस हो 10,000 तक वहाँ पर लोगों को लगा रहे हैं ड्यूटी। कितना देश का पैसा खराब हो रहा है और उन्होंने ये जा रहे हैं कि वो अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या चलते गए वहाँ पर, फ्लाइट में ही गए ना। और आज अहिल्याबाई होलकर की 299वीं जयंती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से अगले 1 साल यानी उनकी 300वीं जयंती तक
एक भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। इसकी शुरुआत आज शाम 5:30 बजे इंदौर में होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर को लेकर क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। वास्तव में उस काल में हमारे यहाँ पर जो आदर्श राज्यकर्ता हो गए, उनमें से एक देवी अहिल्याबाई थी। स्वयं रानी होकर बहुत सादगी से रहती थी। इस प्रकार प्रजा का पालन, राज्य का संचालन, राज्य की सुरक्षा, देश की एकात्मता, अखंडता, सामाजिक समरसता, सुशीलता और सादगी, इनका आदर्श रखने वाली एक महिला राज्यकर्ता, आदर्श महिला। इस प्रकार पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई का चित्र हमारे सामने है। आज की हमारी स्थिति में भी हमारे लिए वो एक आदर्श है। उनका अनुकरण करने के लिए इस वर्ष भर उनका स्मरण करने का प्रयास सर्वत्र चलने वाला है। यह अतिशय आनंद की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आंध्र प्रदेश में भगवान तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। शाह ने कल तमिलनाडु के भैरवर मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे और भगवान बालाजी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सोनल शाह भी मौजूद थे। अमित शाह ने भगवान बालाजी के दर पर माथा टेका और दंडवत प्रणाम किया। अमित शाह दक्षिण भारत परिधान में थे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पुजारी ने शॉल ओढ़ाकर शाह दंपत्ति का स्वागत किया। उन्हें भगवान राम और सीता की फोटो भी भेंट की। तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये तिरुमला की पहाड़ियों में बना वो धाम है जहां भगवान विष्णु श्री वेंकटेश्वर रूप में विराजमान है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में हर साल लाखों भक्त प्रभु के दर्शन करते हैं। इससे पहले कल अमित शाह तमिलनाडु के तिरुमायम में स्थित कोट्टई भैरव मंदिर भी गए थे और वहाँ पूजा अर्चना की थी। एएसआई की ओर से प्रबंधित एक किले की बाहरी दीवार में बना मंदिर भगवान शिव के भैरव रूप को समर्पित है। अमित शाह कल वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए थे और वहां दर्शन पूजन किया था। इधर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए कल मतदान होगा। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियों की आज रवानगी जारी है। कल 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कल 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने पोलिंग सेंटर की तरफ रवाना हो रही हैं। कल उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13 सीट, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान होगा। कल आखिरी चरण में जहां पर वोटिंग होगी उसमें ज्यादा हॉट सीट वाराणसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हिमाचल की मंडी से बीजेपी के कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला है। गोरखपुर से बीजेपी ने रवि किशन और समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। हिमाचल के हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत दास के बीच मुकाबला है। इससे पहले देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 सीट पर मतदान हो चुका है। कल के मतदान के साथ लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो जाएगा। नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक वीडियो जारी करके आरोप ये लगाया कि जेल में उन्हें प्रताड़ित किया गया था और साथ ही उन्होंने 2 जून को जेल में सरेंडर करने की बात भी कही है। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुँच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है।
जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। और बिहार के बेगूसराय में लीची और आम के लिए गोलियां चल गई। एक ही गांव के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां भी चलाई। हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तो एक ही गांव के 2 गुटों में ये भिड़ंत हुई है और बहुत भीषण भिड़ंती, एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाई लोगों ने और यहां तक कि गोलियां चलने की भी नौबत आ गई। बिहार के बेगूसराय में लीची और आम की खातिर ये गोलियां चली हैं। एक ही गांव के 2 गुट आपस में भिड़ गए लीची और आम को लेकर और लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बांधी। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं और कई लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। तस्वीर दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि किस तरह से भिड़ंत हुई। ये देखिए, आम और लीची को लेकर कैसे 2 गुट आपस में भिड़े हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, बेगूसराय में खुलेआम दरअसल जानलेवा हमला हुआ है। एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया गया। 2 गुट आमने सामने आ गए, लाठियां चली, पत्थर चले और जो जानकारी मिल रही है वो ये कि फायरिंग भी हुई है, गोलियां तक चल गई आम और लीची की खातिर। बेगूसराय में खुलेआम ये अटैक हुआ है जिसमें दोनों ही तरफ से कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे बढ़ेंगे। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले कुछ दिनों से जारी हीट वेव से लोगों की जान जा रही है। 60 सेकंड में आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार इन दिनों भीषण गर्मी और लू के चपेट में है। भीषण गर्मी के चलते राज्य के अलग अलग जिलों में 55 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें नालंदा के अस्पताल की हैं, जहां हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से एक वार्ड तैयार किया गया है। ये चुनौती है हम लोग के लिए, क्योंकि जो तापमान है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हर एक डिस्पैच सेंटर पे मेडिकल टीम अलर्ट है। झारखंड में भी गर्मी की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और प्रशासन अलर्ट है। यूपी में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का दौर जारी है। कानपुर में आज पारा 47 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया है। लू के थपोड़े ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजस्थान में भी हीट वेव से मौत का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान में 5 लोगों की मौत की तस्दीक की। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने हीट वेव और सीवियर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। अधिकतम जिलों का पारा 48 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है। तस्वीरें उड़ीसा के राउरकेला की हैं, जहां हीट स्ट्रोक से 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। और वहीं दिल्ली में जल संकट पर अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने केंद्र को खत लिखा है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र शेखावत को यह पत्र लिखा गया है। दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की अपील की गई है। कहा है कि हरियाणा से कम पानी आ रहा है, दिल्ली को हीट वेव में ज्यादा पानी की जरूरत है। ये आतिशी दिल्ली सरकारी मंत्री उनकी तरफ से कहा गया। और भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की कमी से लोग बेहाल हैं। दिल्ली में इस समय किस तरह के हालात बने हुए हैं पानी की कमी की वजह से, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में जल संकट कितना गहरा है, इन तस्वीरों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरें दिल्ली के चाणक्यपुरी की हैं, जहां पानी के टैंकर पहुंचते ही लोग टूट पड़ते हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि इस इलाके में 3 से 4 टैंकर आते थे, लेकिन अब 1 टैंकर ही आ रहा है। जैसे ही पानी आता है, अपने अपने पाइप लेकर लोग टैंकर पर चढ़ जाते हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी से आई तस्वीरें भी कुछ खास अलग नहीं है। यहाँ भी भीषण गर्मी के बीच पानी की सप्लाई में भारी कटौती की गई है।
पहले यहाँ भी रोजाना 3 से 4 टैंकर आते थे, लेकिन अब पिछले कई दिनों से आधा या 1 टैंकर पानी ही आ रहा है। ऐसे में पानी का टैंकर आते ही पानी लेने के लिए आपाधापी मच जाती है। पानी में देखो कितना, एक ही टैंकर आती है, पानी काफी लोग है इस पे, तो पानी मिल नहीं पाता, कभी कभी आप चले जाते हैं। एक टैंकर आता है और ये इतना बड़ा बस्ती है, इस बस्ती एक टैंकर से क्या होने वाला है, इसमें नहर बसराम भी पानी जाता है। दिल्ली में गहराते संकट पर बीजेपी भी हमलावर है। आप ये बताएं कि पिछले 10 साल में कितने एमजीडी के ट्रीटमेंट प्लांट आपने नए लगाए, ये बताएं जरा। गर्मी आएंगी, पानी की समस्या होगी, केवल दूसरे पर दोषारोपण। और दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जानबूझकर समस्या बढ़ाई। दिल्ली को हरियाणा से पूरा पानी मिल रहा है, ये कहा गया है बीजेपी की तरफ से। प्रबंधन की कमी से दिल्ली में जल संकट गहराया। दिल्ली का 54% पानी बर्बाद हो रहा है, ये कहा है बीजेपी। दिल्ली में एक तरफ लोग गर्मी से परेशान है, दूसरी तरफ घर में पानी भी नहीं है, और इसके खिलाफ दिल्ली जो बीजेपी सड़कों पर उतरी है। केजरीवाल जी अब तो शर्म करो, मैं तो कहते हैं गंदा पानी पी के देखो। केजरीवाल जी शर्म करो, शर्म करो। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, केजरीवाल तिहाड़ में जाएंगे, सब देखते रहे। बड़े दुख की बात है, मेरे अपने वहाँ पानी नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं हरियाणा पानी छोड़ा, हरियाणा पानी खूब दे रहे हैं, ये तो झूठ है। मैं आपको दिखा रही हूँ तस्वीरों में क्या लिखा है। हर घर बच्चा बीमार, साफ पानी की दरकार। आपके जो हाथ में आपने पकड़ रखी तख्ती, उसमें आज आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी क्लिनिक में चले जाइए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर जगह बच्चों को पेट की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसका मुख्य कारण पानी है। गंदा पानी की सप्लाई है, कच्चे पानी की सप्लाई है, और केजरीवाल साहब अपने राजमहल में सिंहासन पर आराम कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने पानी का ठीक प्रबंधन किया होता तो संकट इतना बड़ा नहीं होता। हरियाणा से दिल्ली को अपने हिस्से से ज्यादा पानी मिल रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली में पानी की कमी हो रही है। आप लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं आज, जिसके खिलाफ इस समस्या की। दिल्ली में पानी की किल्लत है, दिल्ली में लोग पानी के लिए परेशान है, दिल्ली में पानी नहीं आ रहा है, और इसका एक आदमी जिम्मेदार है, वो अरविंद केजरीवाल, उनका प्रशासन, उनके मंत्री जो सिर्फ बड़बोली बयानबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। दिल्ली में कुप्रबंधन है, इन्होंने पानी समेटने का इंतजाम नहीं किया, जिसका नतीजा दिल्ली को भुगतना पड़ रहा है। 2019 में खुद मुख्यमंत्री ने टीवी पे आकर कहा था 2024 तक दिल्ली की हर टूटी में पानी आएगा। कहाँ है वो टूटियाँ, कहाँ है पानी? लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, लड़ रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं लोगों की, माताएं बहनें सड़कों पे खड़ी हैं गर्मी में। ये अरविंद केजरीवाल की ये है दिल्ली। तो आप आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हम तो लगातार लेटर लिख रहे थे हरियाणा को, लगातार हम आंकड़ों के साथ साबित करूंगा अभी कि दिल्ली को हरियाणा पूरा पानी नहीं, सरप्लस पानी दे रहा है। दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, इनके पास पानी संभालने का सिस्टम नहीं है। बर्बादी है पानी की, 54% पानी बर्बाद कर देते हैं ये। अगर उस पानी की बर्बादी रोक लेते तो दिल्ली के हर घर में पानी होता। ये अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की जनता प्यासी मर रही है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि पानी की किल्लत सिर्फ दिल्ली में है। अब आपको महाराष्ट्र के अमरावती के हालात दिखाते हैं। यहां पर भीषण गर्मी से लोग बेहद परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी की कीमत क्या है, यह अमरावती के लोगों से अच्छा भला कौन बता सकता है। वीडियो अमरावती के मरियमपुर गांव का है, जहां इस एक गड्ढे से पूरा गांव पानी इकट्ठा करता है। दरअसल मरियमपुर में पानी की सप्लाई की कोई व्यवस्था प्रशासन ने अभी तक नहीं की है, न ही इस इलाके में पानी का टैंकर आता है। ऐसे में पूरे इलाके में सिर्फ यही एकमात्र गड्ढा है जहां तालाब का पानी निकलता है। रात को 4 बजे उठ के हमको यहाँ तालाब में आना पड़ता है, और ये गड्ढे खोद के हमको यहाँ लाइन लगाना पड़ता है। ये गड्ढे भरने के लिए कम से कम 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं एक गड्ढा भरने को, और फिर यहाँ से गुंड भर के पानी लेके जाते हैं हम लोग हमारे बच्चों के लिए। और हम लोग यहाँ पर 10-11 बजे रात तक, 12 बजे रात तक यहाँ पर पानी के लिए बैठे ही रहता भाई लोग, बच्चे लेके, और 4-4, 3-3 गुण लाइन से लेके जाता। गड्ढे में एक बार में पानी भरने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, जिससे 2 से 3 बर्तन ही भर पाते हैं। फिर दोबारा से गड्ढे में पानी भरने में इतना ही समय लगता है, और दूसरा परिवार तब तक इंतजार करता है। इस तरह से एक शख्स को पानी मिलने में कई घंटों का वक्त लग जाता है। इस पानी को पीने से लोग बीमार भी हो रहे हैं।
और भीषण गर्मी के बीच देश के कई राज्यों में जंगलों में भी आग लगी हुई है। इस आग ने नुकसान के साथ ही आसपास रह रहे लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ा दी हैं। देखिए 60 सेकंड में ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तस्वीरें राजौरी जिले के नौशेरा की हैं, जहां जंगल की आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। अब तक नौशेरा के जंगल में आगजनी के 20 से ज्यादा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। भीषण आग से न सिर्फ जंगलों को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि इस आगजनी से स्थानीय इलाकों में धुएं का गुबार फैल चुका है और लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ये जो फायर होती है ये ग्राउंड फायर है। ग्राउंड फायर का हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये ग्राउंड फायर कहीं क्राउन फायर में ना तब्दील ना हो, क्योंकि ग्राउंड फायर जो होती है वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको मैनेज करना। ग्राउंड फायर में हम फायर लाइन्स बना करके उसको बीट कर सकते हैं झाड़ से। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल होते हैं, जो भी होता है उससे हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगल भी आग से धधक रहे हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ के जंगलों में आग बुझाने की कोशिश जारी है। हिमाचल के जंगल में भी आग लगी हुई है। पिछले 3 दिनों से शिमला के जंगल जल रहे हैं, जिसकी वजह से शिमला आने वाले सभी ट्रेनों को रास्ते में ही रोक दिया गया है। रेलवे ट्रैक के दोनों ओर पेड़ों को जलते हुए देखा जा सकता है। और बिहार के औरंगाबाद में हीट स्ट्रोक जानलेवा साबित हो रहा है। भीषण लू के चलते 24 घंटे में 12 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 35 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। बिहार में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। हीट स्ट्रोक से गुरुवार को औरंगाबाद में कुल 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग अभी भी सदर अस्पताल में एडमिट हैं। बड़ी संख्या में हीट स्ट्रोक के मरीज आने के बाद सदर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के मुताबिक अधिकतर मौतें अस्पताल आने से पहले ही हो गई। जिला प्रशासन ने भी गुरुवार तक कुल 12 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। जिले में अधिकतम पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं अस्पताल उपाधीक्षक ने बताया कि जिले में बढ़ते तापमान को लेकर भयावह हालात हैं, लेकिन अस्पताल में हीटवेव के भर्ती मरीजों के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है और हर परिस्थिति से सामना करने के लिए अस्पताल तैयार है। जहां उत्तर भारत के राज्य भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिखाते हैं आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। मणिपुर का इंफाल इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी है। मणिपुर में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आर्मी ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों की हवाई समीक्षा की है। इंफाल में भारी बारिश के चलते नंबुल नदी कई जगह से टूट गई है, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी कई गाँव को डुबो चुका है। नदी का पानी गाँव में ना घुसे, इससे रोकने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। मिट्टी की बोरियों की मदद से नदी का पानी रोकने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। दरअसल रेमल तूफान की वजह से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम और मेघालय में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से हालात बिगड़े हैं। अब इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से असम राइफल्स की मदद से इंफाल के एक अस्पताल में 42 मरीजों को रेस्क्यू किया गया। वहीं असम के 9 जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ में फंसे 2 लाख लोगों तक मदद पहुंचाने में प्रशासन जुटा हुआ है। तस्वीरें गुवाहाटी की है, जहां निचले इलाके के घर पानी में डूब गए हैं। बाढ़ का पानी असम के काजीरंगा नेशनल पार्क को भी अपनी चपेट में ले चुका है, जिसकी वजह से प्रशासन अलर्ट है। जानवरों को ऊंचाई वाली जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर चलती कार में भयानक आग लग गई। शंकराचार्य चौक के पास हाईवे पर यह आग लगी है। टैक्सी ड्राइवर और सवारी इसमें बाल बाल बचे हैं। फायर विभाग ने इस आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीर आपको हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां पर चलती हुई ये गाड़ी जो कि टैक्सी है, इसमें अचानक से आग लग गई। शंकराचार्य चौक के पास हाईवे पे ये आग लगी है। हालांकि गनीमत ये रही कि जो टैक्सी ड्राइवर है और सवारी वो बाल बाल बच गए। और यूपी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर में पुलिस चौकी परिसर में आग लग गई है। चौकी की पार्किंग में खड़ी कई कार जलकर राख हो गई। बुलंदशहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस चौकी परिसर में भीषण आग लग गई है और चौकी की पार्किंग में जो कारें खड़ी हुई थी वो भी जल गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा रहा है। बुलंदशहर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियां आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते सब गाड़ियां जल गईं।
यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना का मेडिकल करवाया गया है। इस वक्त की ताजा अपडेट मिल रही है। सीआईडी दफ्तर में वकील ने रेवन्ना से मुलाकात भी की है। कल रात एसआईटी ने रेवन्ना को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार किया था। जर्मनी से लौटा है यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण की 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। जर्मनी से बेंगलुरु लौटते प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी ने एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। कर्नाटक में यौन शोषण के आरोप में घिरे जेडीएस के निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से बेंगलुरु लौट आया है। एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड करते ही कुछ मिनटों बाद एसआईटी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रज्वल 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी चला गया था। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस रेवन्ना की कस्टडी की मांग करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम रेवन्ना का ऑडियो सैंपल भी लेगी, जिससे पता लगाया जाएगा कि वायरल वीडियो में आ रहा आवाज प्रज्वल का है या नहीं। पूरा मामला अश्लील वायरल वीडियो से जुड़ा है। दरअसल 26 अप्रैल को हासन सीट पर वोटिंग हुई थी। प्रज्वल यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार है। इस सीट पर वोटिंग से पहले ही हासन में अश्लील वीडियो वायरल होने लगे थे। इस मामले पर कर्नाटक में राजनीति भी तेज हो गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। खबर जयपुर से किडनैप हुए मासूम को पुलिस ने 72 घंटे में बरामद करके मामला सुलझा लिया। संतान की चाहत में दंपति ने इस अपराध को अंजाम दिया। जयपुर के दुर्गापुरा के पास से 9 महीने के मासूम का अपहरण करने वाले पति पत्नी निकले। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश करते हुए 72 घंटे के भीतर मासूम को बरामद भी कर लिया है। पुलिस ने बच्चों के अपहरण के मामले में आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दंपति रमेश और पायल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने संतान की लालसा में मासूम बच्चे का अपहरण किया था। अपहरण करने वाले पति रमेश को पहली पत्नी से 4 बेटियां हैं। पहली पत्नी को तलाक देने के बाद बेटे की चाहत में दूसरी शादी की। बेटा नहीं होने पर बेटी की चाहत में रमेश और उसकी दूसरी पत्नी ने इस घटना को अंजाम दिया। ये जो रमेश है इसकी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है। उसकी 4 बच्चे थी पहली पत्नी से। अब वो लोग इससे अलग रहते हैं। लगभग 7 साल पहले इस दूसरी पत्नी को ये नाते लेके आया था और 7 साल से इनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो वही संतान की लालसा में इस बच्चे का अपहरण किया जाना अब तक सामने आया। दरअसल 27 मई को जयपुर के सांगानेर चौराहे के पास खेल रहा एक बच्चा गायब हो गया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और मामले को सुलझा लिया गया। नोएडा पुलिस ने पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में फरार आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कुर्की की तैयारी शुरू कर दी है। आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर नोएडा पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में। नोएडा कोर्ट ने कुर्की का आदेश दिया है, जिसके बाद नोएडा पुलिस आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके बेटे पर कार्रवाई को लेकर विशेष योजना बना रही है। पिछले कई दिनों से अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे को नोएडा पुलिस की कई टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। दरअसल नोएडा के एक पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे नोएडा पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप कर्मी से पिछले दिनों मारपीट हुई थी। इस मामले में नोएडा पुलिस ने दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्लाह खान, बेटे अनस समेत एक अन्य पर केस दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। आप विधायक अमानतुल्लाह खान बेटे के साथ गायब हो गए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है। नोएडा पुलिस की टीम कई बार आप विधायक के घर पर पहुंची, घर पर कोई भी नहीं मिला। अमानतुल्लाह खान और बेटे अनस का मोबाइल नंबर भी लगातार बंद आ रहा है। पुलिस आरोपियों की लोकेशन भी ट्रेस नहीं कर पा रही है। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगाकर भारत में रखवाया है। आने वाले दिनों में और भी सोना भारत वापस आने वाला है। साल 1991 के बाद ये पहला मौका है जब रिजर्व बैंक ने अपने स्थानीय भंडार में इतना सोना जमा किया है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च के अंत में आरबीआई के पास 882 टन सोना था, जिसमें से 413 टन सोना विदेश में रखा हुआ था। अब इस सोने को धीरे धीरे भारत लाया जा रहा है। वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वालों में रिजर्व बैंक भी शामिल है, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 27.5 टन सोना अपने भंडार में शामिल किया है। आने वाले दिनों में और 100 टन सोना भारत लाया जाएगा। वित्तीय स्थिरता को बढ़ाए रखने के लिए आरबीआई देश की तिजोरियों में सोने की मात्रा को बढ़ा रहा है। आरबीआई ने कुछ साल पहले सोना खरीदना शुरू किया है। विदेशों में सोने का ज्यादा स्टॉक जमा हो रहा था, इसलिए कुछ सोना भारत लाने का फैसला किया गया। बैंक ऑफ इंडिया दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है।
बैंक ऑफ इंडिया की तिजोरियों में कई देश अपना सोना रखते हैं। इसके लिए उन्होंने ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक को शुल्क भी देना पड़ता है। भारत भी ये शुल्क अदा कर रहा है। ताइवान में चल रहे तनाव के बीच चीन ने अब भारत की सीमा के पास J-20 फाइटर जेट को तैनात किया है। चीन का दावा है कि ये फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस हैं और कई घातक हथियारों से हमला कर सकता है। चीन ने भारत के सिक्किम सीमा के पास अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट यानी J-20 को तैनात किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने अभी 2 दिन पहले ही J-20 फाइटर जेट को तिब्बत के सिगालसे एयरबेस पर तैनात किया है। चीन सिगालसे में बने इस एयरपोर्ट का उपयोग सैन्य और नागरिक हवाई अड्डे के तौर पर करता है। यह हवाई अड्डा 12,408 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे में से एक है। सैटेलाइट तस्वीरों में KC-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहा है। चीन का एयरबेस सिक्किम के पास है, जहां से कुछ ही दूरी पर पश्चिम बंगाल में भारत ने 16 रफाल फाइटर जेट को तैनात कर रखा है। रफाल फाइटर जेट को 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान माना जाता है। चीन एक तरफ जहां J-20 को भेजकर ताइवान को डरा रहा है, वहीं अब उसने भारत की सीमा पर भी दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। चीन की इसी नापाक चाल से निपटने के लिए भारत ने तिब्बती सीमा के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। इससे पहले चीन ने अपने कब्जे वाले तिब्बत में J-20 फाइटर जेट्स की तैनाती की थी।